इनविजिबल है ना? यस सर, इट इज विजिबल। अब देखो डेट इक्विटी रेशियो जो है, तो पहले तो हम डेट में क्या लेंगे, देखो कि चाहे वो आपका सिक्योर डेट है चाहे वो आपके अनसिक्योर डेट है, दोनों को इंक्लूड करेंगे। और रेशियो आपका वही है 2:1 होना चाहिए, जो आइडियल रेशियो जिसको आप बोलते हैं, वो आपका नहीं हिलना चाहिए। जो आपका आइडियल रेशियो है वो 2:1 ही होना चाहिए। और जब आप शेयर बायबैक कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी फुली पेड अप। आपके शेयर्स क्या हैं, फुली पेड अप होने चाहिए। दिस इज अ कंडीशन। शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप बिफोर बायबैक, कि बायबैक करने से पहले आपके शेयर जो हैं वो फुली पेड होने चाहिए, अदरवाइज यू कांट बायबैक। टाइम लिमिट कि कब आपका बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे आपको मैंने ऑफर पीरियड बताया, ऐसे टाइम लिमिट भी तो है। ऐसे ही टाइम लिमिट आपके पास है कि कब आपका बायबैक कंप्लीट होगा, कि जब आपने एसआर पास कर दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया अगर जनरल मीटिंग में, या फिर बोर्ड ने अपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो 1 ईयर के अंदर तो बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग एसआर। अगर बोर्ड मीटिंग में है तो बोर्ड का रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन वो जनरल मीटिंग में है, अगर बोर्ड ने पास किया तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन होता है। तो ये आपका टाइम पीरियड है, ये आपका टाइम फ्रेम है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, कि जितने शेयर की नंबर ऑफ शेयर्स अगर ऑफर्ड जो बाय द शेयर होल्डर्स हैं, कि शेयर होल्डर ने बोला मेरे वापस ले लो, अगर वो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हमने बॉट बैक करने हैं अगर वो एक्सीड कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप बाय बैक करेंगे। कि आप ऑफर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, shareholders are greater than the total number of shares to be bought back। तो शेयर्स आपको क्या हैं, बॉट बैक करने हैं। जो शेयर होल्डर हमें ऑफर कर रहे हैं शेयर्स, कितने शेयर आप क्या हैं ले लें हमारे से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट। तो द एक्सेप्टेंस will be at proportionate basis from each shareholder, कि हर एक शेयर होल्डर से हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्या है लेंगे शेयर्स। नेक्स्ट प्रोविजन, कि सेपरेट बैंक अकाउंट, कि जब आपका क्लोजर हो जाएगा बायबैक का ऑफर, क्योंकि 15 से 30 दिन का टाइम हमने दिया है, तो इमीडिएटली कंपनी क्या करेगी, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगी और उसमें पैसा डिपॉजिट करेगी। जो हमने शेयर्स बायबैक किए हैं, जो शेयर्स आपने बायबैक मतलब वापस लिए हैं उन शेयर्स, उसके बदले में जो कंसीडरेशन का पेमेंट आपको करना है, उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट क्या होगा, ओपन होगा। तो सेपरेट बैंक अकाउंट,
तो उस केस में हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे इमीडिएटली। जैसे ही आपका बायबैक का ऑफर क्या होगा, खत्म होगा, जैसे ही आफ्टर द क्लोजर ऑफ बायबैक, कि जैसे ही आपका ये खत्म होगा, सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर सम ड्यू एंड कंसीडरेशन, किस लिए करेंगे, पेबल टू शेयर होल्डर्स, कि आपने शेयर होल्डर जिनके शेयर्स आपने क्या है लिए हैं, उनको आपने क्या है सम, उनको जो पेमेंट करनी है उसके लिए हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर्स, पहले पेमेंट का करते हैं पॉइंट, कि पेमेंट भी करनी है आपको। ये तो ड्यू हो गया ऊपर, तो हमने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, कि कंपनी वेरीफाई करेगी। इससे पहले एक स्टेप और कर देते हैं, देखो वेरिफिकेशन, कि ऐसे नहीं कंपनी, वो इसी के अंदर ही लिख देता हूं कि आफ्टर वेरिफिकेशन, की कंपनी चेक करेगी थॉरोली, कि कभी कंपनी के रजिस्टर में नाम ही ना हो शेयर होल्डर्स का, या हो सकता है कि इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ एनी मेंटल इनकॉम्पिटेंसी, कि शेयर क्या ट्रांसमिट हो गए, तो नॉमिनी या असाइनी जो भी होगा उसको जाएंगे। तो इसलिए कंपनी जब पहले वेरीफाई करेगी, कंपनी शैल कंप्लीट द वेरिफिकेशंस ऑफ द ऑफर्स रिसीव्ड विद इन 15 डेज, कि जब आपका ऑफर क्लोज होगा उसके अगले 15 दिन के अंदर कंपनी सारी वेरिफिकेशन क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। अगर जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है उनको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज एक कम्युनिकेशन भेजेगी विद इन 21 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ऑफर। कंपनी अपने शेयर होल्डर को जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन उसको हम बोलते हैं, 21 दिन के अंदर कंपनी उन शेयर होल्डर्स को भेज देती है। 21 दिन कहां से गिनने, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफर, कि जब आपका ऑफर क्लोज हुआ है वहां से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 21 दिन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, कि 15 दिन, जब डेट ऑफ बायबैक ऑफ ऑफर क्लोज हो गया उसके 15 दिन के अंदर कंपनी अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगी, और उस डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर से अगर जिनकी वेरिफिकेशन मैच नहीं होती है, जिनके पर्टिकुलर्स मैच नहीं होते, या मेरे रजिस्टर में अगर नेम स्टक ऑफ है या नहीं है, तो उस केस में 21 डेज के अंदर कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन कंपनी के हैं भेज देती है। तो अब वेरिफिकेशन होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या करेगी, पेमेंट करेगी, जो आपने सेपरेट बैंक अकाउंट पेमेंट किया, सेपरेट बैंक अकाउंट जो आपने ओपन किया। और जिन शेयर होल्डर के अभी हमने कम्युनिकेशन, यस बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है। तो पेमेंट कर देगी, और जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन आपने सेंड कर दिया, उनके शेयर सर्टिफिकेट्स कंपनी उनको क्या करेगी, रिटर्न कर देगी, जिनके शेयर एक्सेप्ट ही नहीं हुए या पार्टली एक्सेप्ट हो गए, तो पार्टली की पेमेंट हम कर देंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेमेंट, कि विद इन 7 डेज, 7 डेज ऑफ वेरिफिकेशन, कि जब कंपनी ने वेरीफाई किए तो 7 दिन के अंदर कंपनी के हैं पेमेंट कर देगी। विद इन 7 डेज आपको बताया, तो मेक पेमेंट ऑफ शेयर्स बायबैक, तो पेमेंट कर देगी कंपनी। नेक्स्ट एक्सटिंग्विशमेंट, अब जो शेयर्स बायबैक हो गए वो शेयर कैपिटल तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट हो गई, वैसे हम लायबिलिटीज में शो करते हैं। जब बायबैक आप कर रहे हैं तो मेरी शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है, तो मेरी शेयर कैपिटल कम हो गई, तो कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से फिजिकली इन शेयर्स को डिस्ट्रॉय करेगी, खत्म करेगी, क्योंकि अब शेयर खत्म ही नहीं हो तो फ्रेश इशू होंगे, जब भी होंगे वो जब भी होंगे
फ्रेश इशू होंगे। इसलिए कंपनी क्या करेगी, एक्सटिंग्विशमेंट कर देती है, उन शेयर्स को खत्म कर देगी। कब करेगी? 7 दिन, कि जब आपका लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक, विद इन 7 days ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक, कि जब आपका बायबैक कंप्लीट हुआ है 7 दिन के अंदर कंपनी फिजिकली उन शेयर्स को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो विद इन 7 days, विद इन 7 days, within 7 days of completion of buyback of shares, इस 7 दिन के अंदर कंपनी इनको क्या है, कंप्लीटली खत्म कर देगी। अब रजिस्टर ऑफ बायबैक, इसके लिए पूरा आपको रिकॉर्ड सबमिट करना है। तो रजिस्टर ऑफ बायबैक, तो इसके लिए कंपनी क्या है, क्योंकि सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था, तो कंपनी एक रजिस्टर ऑनलाइन सबमिट करेगी SH10 में, जिसमें सारा रिकॉर्ड होगा जो भी आपने बॉट बैक किए। फॉर्म SH10 है, उसके लिए कंपनी शैल मेंटेन a register for the shares bought back in फॉर्म SH10 होता है इसके लिए। तो इसमें पूरा रिकॉर्ड कंपनी क्या है, मेंटेन करती है। अब कंपनी, जैसे हम जब भी बायबैक करते हैं, चाहे हम पेमेंट रिडम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, अभी हमने ऊपर भी बोला कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, तो कंपनी क्या CRR बनाती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। बायबैक चाहे आप करें पार पे, चाहे आप करें प्रीमियम पे, चाहे आप करें डिस्काउंट, लेकिन कंपनी जब CRR क्रिएट करेगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो क्रिएट करेगी, वो कंपनी जो है नॉमिनल वैल्यू से क्रिएट होगा हमेशा। नॉमिनल का मतलब जो फेस वैल्यू है मेरे शेयर्स की, उतना ही क्रिएट होगा, चाहे आप किसी पे भी कर रहे हो। उसका सेपरेट प्रोविजन बनेगा, प्रीमियम के लिए, डिस्काउंट के लिए हम सेपरेट एंट्री पास करेंगे। तो CRR की बायबैक अगर आप फ्री रिजर्व में से कर रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कर रहे हैं, तो हम एक नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जितने आपने परचेज किए हैं वो CRR में आपने क्या है, ट्रांसफर करने, और CRR विल बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग, तो उसके अंदर दिखाएंगे। तो बोनस शेयर्स के लिए कंपनी CRR को यूज कर सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो CRR will be created a sum equal to nominal value of shares so purchased, कि जो शेयर्स आपने परचेज किए हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू के इक्वल जो है हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट रिटर्न ऑफ बायबैक, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर, तो इसकी रिटर्न रजिस्ट्रार के पास हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे SH11 में, जो हम इसका सर्टिफिकेट भी होगा SH15 में, कि जिसमें सर्टिफाई होगा कि आपने जो बायबैक किया है वो अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस, सर्टिफिकेशन है हमारा कि हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि हमने जो बायबैक किया शेयर्स का वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट प्रोविजंस हमने किया है। जब आपका बायबैक कंप्लीट हो जाएगा 30 डेज के अंदर आपको रिटर्न सबमिट करना होता है ROC के अंडर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो रिटर्न ऑफ बायबैक विल बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार टू, तो हम क्या रजिस्ट्रार को सबमिट करते हैं,
in Form SH11 along with certificate in Form SH15 for compliance of Act and provisions. हम क्यों सबमिट करते हैं? देखो, ये बता दिया आपको क्यों सबमिट करते हैं। विद इन 30 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ बायबैक, जब आपका बायबैक कंप्लीट हो जाता है उसके 30 days के अंदर आपको सबमिट करना होता है। तो ये रिटर्न है। एंड द लास्ट इज कि अगर आप कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं करेंगे, कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो पेनल्टी का प्रोविजन दे रखा है कम से कम। क्योंकि जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो हमारा जो वाइड हो गया है, जो हमारा पेनल्टी बेस है, हमारा प्रोसिक्यूशन बेस है, ये सारे का सारा क्या है, वाइड हो गया है। बेस बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने कि कंपनी पे कम से कम 1 लाख का फाइन लगेगा अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती है जो प्रोविजन सेक्शन 68 के अंडर गिवन है। तो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपए तक हो सकता है। और जो भी ऑफिसर इसके लिए लायबल होगा, 1 साल से लेके 3 साल तक की उसको इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और सेम वे में या 1 से 3 लाख का जुर्माना लग सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो कोई भी अगर इफ ए कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस, तो ये पनिशमेंट गिवन है। इफ कंपनी फेल्स टू comply with the provisions of Companies Act and rules, तो कंपनी पे हम क्या करेंगे, फाइन इंपोज करेंगे। कंपनी विल पे फाइन ऑफ रुपीज 1 लाख to rupees 3 lakh. Every officer will be liable to imprisonment for a term 2 3 years or a fine of rupees 1 lakh to rupees 3 lakh और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोविजन रहेगा कि किस तरह से हम काम करेंगे।
हमारा प्रोविजन थे बायबैक के कि किस तरह से, तो थ्योरी आती है, मैंने पूरा आपको क्वेश्चन करा दिया कि किस तरह से हम लोग डील करेंगे। तो ये प्रोविजन थे हमारे बायबैक। अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आप किस तरह करेंगे बायबैक का वो देखते हैं। अभी तक हमने जो किया है वो किया है कि बायबैक क्या होता है, कंपनीज एक्ट के अंडर बायबैक से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये हमने किया। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि कंपनी किस तरह से बायबैक करती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, वो हम देखते हैं। तो इसके लिए कंपनी एक एस्क्रो अकाउंट क्या करती है, ओपन करती है। इसके लिए कंपनी क्या करेगी, एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करेगी जिसके अंदर पैसा कंपनी के हैं डिपॉजिट करती है, गारंटी कह सकते हैं। एस्क्रो का मीन्स होता है कैश या बॉन्ड, कि हम एक थर्ड पार्टी के पास क्या करते हैं, कैश जमा करते हैं या बॉन्ड जमा करते हैं एज ए गारंटी। गारंटी क्या है कि हमने सेबी के सारे रूल्स को क्या किया, फुलफिल किया, हमने कंपनीज एक्ट के सारे रूल को फॉलो। अगर हम कोई भी रूल अगर ब्रेक करेंगे, ब्रीच करेंगे, तो ये सारे का सारा पैसा क्या हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, इसलिए हमें गारंटी देनी पड़ती है। तो उस अकाउंट का नाम रख दिया हमने एस्क्रो अकाउंट। उस अकाउंट का नाम जो है वो एस्क्रो अकाउंट हो जाता है। तो उसमें पैसा आपको क्या है, डिपॉजिट करना होता है। एस्क्रो अकाउंट हम उसको बोलते हैं कि जिसमें हम अपना पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं। एक मिनट आप होल्ड रखें, जरा फोन आ रहा है।
सर आवाज नहीं आ रही। मिनट अभी कर रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि कंपनी के एक एस्क्रो अकाउंट इसके लिए क्या है ओपन करती, कि बेसिकली एस्क्रो क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, तो जिसमें हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी रिसीव करती है मनी को एंड डिसबर्सिस मनी, या प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बट यहां पे हम मनी की बात कर रहे हैं क्योंकि शेयर्स आपको क्या है परचेज करने। या हमें क्या करने हैं, शेयर्स परचेज करने, इसलिए हम बात सिर्फ मनी की करेंगे। तो होप इट वुड बी क्लियर टू यू। क्लियर? देखो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि व्हाट इज एन एस्क्रो अकाउंट। बायबैक के लिए आप ओपन करते हैं, थर्ड पार्टी अकाउंट आप ओपन करते हैं, तो व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। पहले तो हम एस्क्रो का मीनिंग ही देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एस्क्रो। तो इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल, कि आपने क्या है कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन विच अ थर्ड पार्टी रिसीव्स। अभी मैंने बोला हम जो अकाउंट ओपन करते हैं, हम जो कैश डिपॉजिट करते हैं या कोई बॉन्ड इशू करते हैं, ट्रांजैक्टिंग पार्टी विद द डिसबर्समेंट डिपेंडेंट ऑन द कंडीशंस, कि अगर हम कोई भी बायबैक की कंडीशंस या प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते हैं तभी हम क्या करेंगे, तभी तो देनदारी, तभी तो आपका ये क्या है ब्रीच होगा, तभी तो हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे, हमने तो गारंटी दी है, तो इसको हम एस्क्रो बोलते हैं। तो सेबी की गाइडलाइंस कहती हैं, सेबी गाइडलाइंस प्रोवाइड that in order to fulfill its obligations under the scheme of buyback of shares, a company must open
must open an escrow account with a commercial bank. थर्ड पार्टी लिख दो, विद अ थर्ड पार्टी, दैट इज अ बैंक। कि बैंक के पास हमेशा क्या है, ओपन करेंगे हम। हेलो, हाँ क्या हाल है मंजीत जी? तो ये हमारा क्या है, इस तरह से हम अपने शेयर्स को क्या है, बाय बैक करते हैं। थर्ड पार्टी के पास हम अपना एक अकाउंट क्या है, ओपन करेंगे। अब जो हम एस्क्रो अकाउंट में क्या क्या, एन एस्क्रो अकाउंट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, इसके अंदर की कैश डिपॉजिट हो सकता है, कैश डिपॉजिटेड विद अ कमर्शियल बैंक, और ये भी हो सकता है कि बैंक गारंटी भी हो सकती है इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर, जो ये सारा प्रोसेस क्या है, स्टार्ट करेगा। तो इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर, इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर बैंक गारंटी हो सकता है, और डिपॉजिट ऑफ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं विद एप्रोप्रिएट मार्जिन भी हो सकती हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल भी हो सकता है कि कुछ पार्ट कैश में, कुछ पार्ट बैंक गारंटी में, कुछ बैक पार्ट जो है सिक्योरिटीज में, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ये भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, एस्क्रो अकाउंट कंसिस्ट ऑफ। तो ये चीजें हम एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है, देखो क्या आप डिपॉजिट करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, क्या आप डिपॉजिट करते हैं। क्लियर टू यू कि व्हाट इज एन एस्क्रो अकाउंट? यस सर। तो बाकी लिमिट है वो कल करेंगे और एंट्रीज कल करेंगे। तो ये आज का पार्ट था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सेम टू यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर।